तो चलिए, अभी तक हमें ये तो समझ में आया कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा अगर सप्लाई की जाती है गुड्स की, या फिर सप्लाई की जाती है सर्विसेज की, या फिर सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज दोनों की। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई की जाती है, इंट्रास्टेट दैट मीन्स विद इन द स्टेट, तो चार्ज किया जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो मान लीजिए अगर किसी गुड्स पर 18% की टैक्स रेट है, तो ऐसे में 9% सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा, 9% एसजीएसटी। और अगर जो है इंटरस्टेट सप्लाई है, तो ऐसे में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। कौन चार्ज करेगा? सप्लायर चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा? रेसिपिएंट से चार्ज करेगा, बायर से चार्ज करेगा। तो अब हमारे लिए ये वर्ड सप्लाई समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है सप्लाई पर। तो ऐसे में सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि कोई एक्टिविटी कब सप्लाई मानी जाएगी। अगर वो सप्लाई बनेगी तो ही जीएसटी की बात होगी, अगर वो सप्लाई नहीं बनेगी तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 7 जो हमें बताता है कि कोई एक्टिविटी सप्लाई होगी या नहीं होगी। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया गया कि कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई मानी जाएंगी, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बताया गया कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। तो ऐसे में जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में एक्टिविटी बताई गई उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी, और जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताई गई उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, जब हमें एक बार ये पता चल गया कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो ऐसे में वो सप्लाई गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि जीएसटी के अंदर जो टैक्स रेट्स दी गई वो गुड्स पर अलग दी गई और सर्विसेज पर अलग बताई गई। तो ऐसे में कोई सप्लाई गुड्स की सप्लाई है या फिर कोई सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A वो हमें बताएगा कि कौन सी सप्लाई गुड्स की सप्लाई है और कौन सी सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई है। और शेड्यूल 2 हमें बताएगा कुछ स्पेशल सप्लाई। शेड्यूल 2 के अंदर बताई गई कुछ स्पेशल सप्लाई वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएंगी या फिर सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएंगी। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो जो है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर शेड्यूल 3 बताया गया जिसके अंदर कुछ एक्टिविटी जो है स्पेसिफाई कर दी गई, ये ना तो गुड्स की सप्लाई मानी जाएंगी ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएंगी, तो ऐसे में जीएसटी की बात नहीं होगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि फ्यूचर के अंदर भविष्य में कोई सप्लाई गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी या सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी, ये जो है नोटिफाई की जा सकती है। तो ऐसे में फिलहाल के लिए आपको शेड्यूल 2 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A के अंदर बताया गया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में भविष्य में बताया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर सप्लाई को गुड्स की सप्लाई माना जाएगा या फिर सर्विसेज की सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मींस जो मटेरियल विद लेबर जो है सप्लाई करता है, और मान लीजिए मिस्टर वाई को वह अपनी सप्लाई देते हैं। मिस्टर वाई के लिए वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और बिल्डिंग के अंदर वो मटेरियल प्लस लेबर वर्क जो है वो कराते हैं। तो ऐसे में अगर मटेरियल की तरफ से देखा जाए तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है,
लेकिन अगर लेबर वर्क की तरफ से देखा जाए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज लगती है। तो ऐसे में अब इस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाए या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाए, इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपका शेड्यूल 2 में ये कंफ्यूजन दूर किया गया। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कोई सप्लाई अगर कोई सप्लायर कर रहा है तो वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। तो चलिए सेक्शन 7 हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें बताता है कि सप्लाई क्या है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया गया डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। तो अगेन यहां पर आपको ध्यान देना है, हमने इनकम टैक्स में भी रेफरेंस यूज की थी कि जब किसी भी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड्स वर्ड यूज किया जाता है तो वो एक इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन है, उसके अंदर बेसिकली कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। तो दैट मींस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो यहां पर कुछ बेसिकली आपको क्या दे दिए गए, आपको दे दिए गए एग्जांपल्स कि ये जो हैं ये सप्लाई माने जाएंगे। अगर कोई सेल की जाती है तो मान लीजिए मैं कोई गुड्स की सेल आपको करता हूं, लेट्स से कोई पेन मैं आपको बेचता हूं, तो पेन क्या है, गुड्स है। और गुड्स की अगर मैं सेल करता हूं तो वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद बताया गया ट्रांसफर। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई एसेट है जो मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, तो ऐसे में वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। बार्टर, बार्टर का मतलब होता है कि आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पेन दिया और बदले में आपने लेट से मान लीजिए मुझे कोई और वस्तु दे दी। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोई बुक दे दी। तो ऐसे में जो मैंने आपको पेन दिया और बदले में आपने मुझे जो बुक दी उस पेन के बदले, वो क्या है, बार्टर है। और जीएसटी के अंदर बार्टर को भी क्या माना गया, सप्लाई माना गया। इसका मतलब जब मैं आपको पेन देता हूं तो वह एक सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। अब ऐसे में बात आई, अगर उस पर जीएसटी लगाया जाएगा तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि बदले में मुझे क्या मिली है, बुक, और मैंने आपको दिया है पेन, तो यहां पर कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे में जब हमने सेक्शन 9 को पढ़ा था तो वहां पर एक लाइन यूज की गई थी, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। तो दैट मींस इस केस में हम उस पेन की, उस बुक की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। तो बेसिकली ये बार्टर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आता है एक्सचेंज। जनरली क्या होता है, जब गुड्स के बदले गुड्स दी जाती है तो उसको बार्टर कहा गया, और जब सर्विस के बदले कोई सर्विस दी जाती है तो उसको एक्सचेंज कहा गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपको कंसल्टेंसी देता हूं और बदले में आप मुझे फीस पे ना करके आप मुझे मान लीजिए कोई मोबाइल फोन दे देते हैं। तो ऐसे में ये जो एक्सचेंज है ये भी क्या माना गया, सप्लाई माना गया। आप कई बार देखते हैं बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि पुरानी कार दीजिए और बदले में नई कार ले लीजिए। तो पुरानी कार के बदले जो नई कार दी गई उसको भी क्या माना गया, सप्लाई माना गया। एक्सचेंज जो आप करते हैं, लाइसेंस, आप कोई लाइसेंस देते हैं, आप किसी को परमिशन देते हैं, कोई लाइसेंस देते हैं और उसके बदले आप कुछ चार्ज करते हैं, तो वो लाइसेंस भी क्या माना गया, सप्लाई माना गया। रेंटल, आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं और उसके लिए कोई रेंट लेते हैं, रेंट चार्ज करते हैं, तो वो रेंटल भी क्या माना गया, सप्लाई माना गया। लीज और डिस्पोजल, जनरली रेंटल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जब आप जो प्रॉपर्टी है एक लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल 30 साल के लिए, 50 साल के लिए लीज पर दे देते हैं, तो ऐसे में जो लीज और डिस्पोजल, जो लीज है जो आप चार्ज करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं, तो ऐसे में यह लीज भी क्या मानी गई, सप्लाई मानी गई। तो यहां पर ये बेसिकली आपको क्या बताए गए, एग्जांपल्स बताए गए कि सप्लाई के अंदर
सभी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड होंगी, और सच एज का मतलब ये जो एग्जांपल्स हैं ये तो सप्लाई है ही, इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो सप्लाई में इंक्लूड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं की गई है, तो क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाई है? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर लिखा गया है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या सप्लाई है? द आंसर इज यस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी क्या है? ये भी सप्लाई है, पर इनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सप्लाई नहीं माने जाएंगे, ये भी सप्लाई माने जाएंगे, बिकॉज ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है सप्लाई में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद जो आपको मेन ध्यान देना है जिस बात के लिए, वो आपको ध्यान देना है कि ये जितनी भी सप्लाई बताई गई इनके अंदर आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी है। ये जो सप्लाई है ये होनी चाहिए मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन। दैट मीन्स जिसको भी आप ये सप्लाई करेंगे उसके बदले में आप कोई ना कोई कंसीडरेशन रिसीव करेंगे बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये जो सप्लाई होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए, बिजनेस के दौरान होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है बाय ए पर्सन, दैट मीन्स बाय ए पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर सप्लाई करता है बाय ए पर्सन, पर्सन में किस किस को इंक्लूड किया गया है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर ये सब करता है, सप्लाई करता है, और सप्लाई किस चीज की? गुड्स की या फिर सर्विसेज की या फिर दोनों की, किसी दूसरे व्यक्ति को, और उस दूसरे व्यक्ति से क्या चार्ज करता है? कंसीडरेशन। और इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के दौरान जो है यह सप्लाई की जा रही है, व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय के लिए जो है सप्लाई की जा रही है। तो ये अगर सभी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो सभी फीचर्स हैं अगर अवेलेबल है तो ये क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सप्लाई करता है लेकिन वहां पर कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो क्या ऐसे में वो सप्लाई मानी जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने देखा यहां पर कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कोई सप्लाई की गई लेकिन बिजनेस के लिए या बिजनेस के दौरान नहीं की गई। मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं और मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने वो बेच दी, सेल कर दी, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं, मैं जॉब करता हूं और मैंने जो अपनी कार बेची है वो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं बेची है। मेरा कोई व्यवसाय नहीं है जिसके लिए मैंने बेची है, ना ही मेरा कोई व्यवसाय है जिसके दौरान मैंने बेची है, तो ऐसे में वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जब ये सप्लाई की जाती है, सेल की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, बार्टर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, रेंटल लिया जाता है, लीज डिस्पोजल किया जाता है, किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का, तो वो सप्लाई माना जाता है अगर उसके लिए कोई कंसीडरेशन चार्ज किया गया है और वो जो सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है। तो यहां पर हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश की है सेल किसे कहते हैं। ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर अपॉन वैल्यूएबल कंसीडरेशन। दैट मीन्स मान लीजिए मैं आपको पेन सेल करता हूं 100 रुपए के लिए, तो आप मुझे 100 रुपए देते हैं, बदले में मैं आपको पेन देता हूं। अब इस पेन की जो ओनरशिप है वो आपके पास चली जाती है। तो ऐसे में जब आप किसी गुड्स की ओनरशिप, किसी गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को फॉर ए कंसीडरेशन, वो क्या मानी जाती है? सेल मानी जाती है। मिस्टर ए सोल्ड ए कंप्यूटर फॉर ₹1 lakh एंड इशूड इनवॉइस टू मिस्टर बी। नाउ ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर ट्रांसफर्ड टू मिस्टर बी। दिस ट्रांजेक्शन शैल बी कवर्ड इन सेल एंड सब्जेक्ट टू लेवी टू जीएसटी। उस पर क्या होगी? जीएसटी की बात होगी। उसके बाद आया ट्रांसफर, जहां पर एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। दैट मीन्स मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता हूं, मैं आपको सिर्फ उसको यूज करने का राइट दे देता हूं, तो ऐसे में वो ट्रांसफर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है
और ऐसे में मैं वह कंप्यूटर आपको सेल ना करके, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर ना करके, मैं आपको उसको यूज करने के लिए राइट दे देता हूं और उसके लिए आपसे कुछ चार्ज करता हूं, तो ऐसे में वो ट्रांसफर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ ए कंप्यूटर, ट्रांसफर्ड राइट टू ऑपरेट कंप्यूटर टू मिस्टर हितेश। तो मिस्टर हितेश को क्या दे दिया गया, राइट दे दिया गया, कंप्यूटर की ओनरशिप नहीं दी गई, सिर्फ उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने का राइट दे दिया गया फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ। और उसके लिए क्या चार्ज किया गया, 5,000 रुपए महीना चार्ज किया गया फॉर 3 मंथ्स। ओनरशिप ऑफ मशीन नॉट ट्रांसफर्ड बट द राइट टू यूज ऑफ मशीन इज ट्रांसफर्ड एंड इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। थर्ड बताया गया बार्टर। बार्टर मैंने आपको बताया टू एक्सचेंज वन कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। तो यहां पर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, आप एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी लेते हैं, या फिर एक कमोडिटी के बदले सर्विस रिसीव करते हैं, या फिर एक सर्विस के बदले कमोडिटी रिसीव करते हैं, या फिर एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस रिसीव करते हैं, वो आपका बार्टर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोवाइड सर्विस टू मिस्टर बी, डीलर ऑफ कंप्यूटर। तो मिस्टर बी को कंसल्टेंसी दी गई और मिस्टर बी क्या है, कंप्यूटर में डील करते हैं, और मिस्टर बी गिवन टू मिस्टर ए वन कंप्यूटर। In this case, Mr. A making taxable supply of services to B and hence tax is payable by both. क्योंकि मेरी तरफ से क्या सप्लाई की गई, कंसल्टेंसी सर्विस दी गई जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, और बी की तरफ से क्या दिया गया, कंप्यूटर दिया गया, तो मिस्टर बी के लिए सप्लाई क्या रहेगी, कंप्यूटर। फिर बताया गया एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में हमने देखा टू स्वैप, टू पार्ट विद, गिव और ट्रांसफर फॉर एन इक्विवेलेंट विद यूज ऑफ मनी। तो आप एक एसेट के बदले, या फिर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए गाड़ी, आपने जो देखा कि एक्सचेंज ऑफर आते हैं कि आप पुरानी गाड़ी दीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए, तो ऐसे में वो जो एक्सचेंज है वो भी आपका सप्लाई माना जाएगा। When a new mobile worth ₹10,000 is purchased in exchange of an old mobile along with the monetary consideration of ₹2,000 paid for the said purchase, this is an example of exchange। तो 10,000 रुपए के मोबाइल के बदले आप जो ओल्ड मोबाइल देते हैं उसकी वैल्यू 2,000 रुपए कम कर दी जाती है। तो ऐसे में ये जो 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा गया, ये नहीं माना जाएगा कि 8,000 रुपए का बेचा गया, ये मोबाइल माना जाएगा 10,000 रुपए का ही बेचा गया। तो ऐसे में ध्यान रखें कि जब कोई एक्सचेंज किया जाता है, मान लीजिए एक करेंसी से दूसरी करेंसी कन्वर्जन के लिए भी आप जो पे करते हैं, जो चार्ज करते हैं, वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। लाइसेंस, परमिशन ग्रांटेड बाय वन पर्सन to exercise certain privileges without such authorization the activity would have been constituted as an illegal act। तो जब आप किसी को परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं, तो ऐसे में विदाउट दिस परमिशन, बिना उस परमिशन के वो उसको यूज नहीं कर सकता है, तो ऐसे में यह क्या माना जाएगा, लाइसेंसिंग माना जाएगा। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, अब वो सॉफ्टवेयर के लिए आप क्या करते हैं, लाइसेंसिंग, उसको लाइसेंस देते हैं और बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। विदाउट दैट लाइसेंस वो सॉफ्टवेयर वो जो है रन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो लाइसेंस बेचा गया वो भी क्या है, सप्लाई है। मिस्टर जेड, ए डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस देयर ओन, लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर वाज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर 18 लाख रुपीज। Hence, Mr. Z is liable to pay GST whether he transfers such right permanently or temporarily as the case may be। तो अगर यह लाइसेंस चाहे वो परमानेंटली देते हैं या फिर टेम्परली पीरियडिकली देते हैं, तो भी दोनों ही केसेस में वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। रेंटल, रेंटल के लिए मैंने आपको बताया, अगर कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पर देते हैं और उसके लिए पीरियडिकली कोई अमाउंट चार्ज करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो रेंट है वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। लीज, तो कई बार हमने देखा कि जब एक प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए रेंट पर दिया जाता है तो उसके लिए लीज वर्ड यूज किया जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बाय विच वन पार्टी कन्वेज एन एस्टेट इन प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी फॉर ए लिमिटेड पीरियड सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस इन एक्सचेंज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू बट स्टिल रिमेन ओनरशिप। तो ओनरशिप जो है वो सप्लायर के पास ही रहती है, लेकिन उसको रेंट पर दे दिया जाता है एक लंबे समय के लिए, उसको यूज करने के लिए दे दिया जाता है एक लंबे समय के लिए। मिस्टर XYZ लिमिटेड है, गिवन एन एसेट अंडर फाइनेंशियल लीज टू मिस्टर ABC लिमिटेड। तो मिस्टर XYZ के पास जो एसेट है वो फाइनेंशियल लीज पर दे दी जाती है ABC लिमिटेड को। रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर ₹80 लाख विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹50 लाख। तो 80 लाख रुपीज की पेमेंट की जाती है, जिसमें से 50 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और रेस्ट जो है वो इंटरेस्ट है, रेंटल है, जो भी है। तो ऐसे में ये जो एक्टिविटी है ये भी सप्लाई मानी जाएगी।
disposal, to pass or into control of someone else, to hand over, to provide or to quit। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी कुछ चार्ज करते हैं, किसी 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 ऑपरेशंस को शट डाउन करने के लिए आप कुछ चार्ज करते हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जो हूं टीचिंग का प्रोफेशन रन करता हूं, और ऐसे में मान लीजिए मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है और वो मुझसे कहता है कि मैं जो है टीचिंग को बंद कर दूं, मैं स्टूडेंट्स को टीच ना करूं, और इसके लिए वो मुझे कुछ अमाउंट देता है, तो यह जो है यह भी जो है सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। डिस्पोजल मींस नॉर्मली कंसीडर्ड एज सेलिंग ऑफ एसेट्स व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट टू क्लोज डाउन एंड वेरियस एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑपरेशन शट डाउन किया जाता है और ऐसे में कोई एसेट्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग वो सेल आउट की जाती है, तो वो डिस्पोजल भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो हमने देखा कोई भी व्यक्ति अगर सप्लाई करता है तो वो जो है कुछ कंडीशंस हमें चेक करनी है, जैसे उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है या नहीं की गई है, जो सप्लाई की गई है वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है। तो ऐसे में व्यक्ति कौन हो सकता है, तो व्यक्ति के रिगार्डिंग बताया गया पर्सन इंक्लूड्स, अगेन यहां पर एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इनके अलावा भी कोई रह जाता है तो उसको भी कवर किया जा सकता है। तो पर्सन के अंदर कहा गया एन इंडिविजुअल, एन एचयूएफ, ए कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटीज, ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जनरली हमने जो इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन देखी थी, ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन यहां पर कवर की गई है। तो दैट मींस अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल है, वो अगर कोई एक्टिविटी करता है जो सप्लाई में कवर होती है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर कोई एक्टिविटी करती है जो सप्लाई में कवर होती है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी अगर सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 7 में बताया गया सप्लाई इंक्लूड्स, और सेक्शन 9 में बताया गया सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो एक बार अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई बन जाती है तो हमें यह चेक करना होता है कि वो जो सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है, तो ही उस पर जीएसटी की बात होगी। अगर कोई सप्लाई ना तो गुड्स की सप्लाई है ना ही सर्विसेज की सप्लाई है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो इसके लिए गुड्स और जो सर्विसेज है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहा गया जितनी भी एक्टिविटी है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मूवेबल और इमूवेबल। तो प्रॉपर्टी या एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल, अदर देन इमूवेबल। मूवेबल के अंदर मनी एंड सिक्योरिटी, इनको कहा गया कि ये जो है गुड्स नहीं मानी जाएंगी। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उनको क्या माना गया, गुड्स माना गया, और मूवेबल के अलावा जो बच गया उसको माना गया सर्विसेज। और मूवेबल में हमने देखा कि दो, मनी एंड सिक्योरिटी को कहा गया कि हम इनको गुड्स नहीं मानेंगे, दैट मींस इन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। इनके अलावा जो बच जाता है मनी और सिक्योरिटी के अलावा, तो उसमें अगेन हमें चेक करना होगा कि मनी और सिक्योरिटी के अलावा जो है वो क्या एक्शनेबल क्लेम है या फिर एक्शनेबल क्लेम के अलावा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर वो और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल पेन, फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, जो भी आप एग्जाम्पल यहां पर लेना चाहें। एक्शनेबल क्लेम बेसिकली वो होते हैं जो किसी इवेंट के हैपन होने पर जो है आप उनके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं देने के लिए। तो ऐसे में अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है
तो अगर वो एक्शनेबल क्लेम किसी लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग का है तो वो गुड्स माना जाएगा, और अगर वो इनके अलावा और कोई है तो वो गुड्स नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो भी आप रेड बॉक्स देख पा रहे हैं, इन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ध्यान रखें, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रॉपर्टी, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर वो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, तो आप उसको गुड्स मानेंगे, और अगर वो मूवेबल के अलावा और कुछ है तो आप उसको सर्विसेज मानेंगे। मूवेबल के अंदर आपको फिर चेक करना है क्या वो मनी है या फिर कोई सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल शेयर्स है, शेयर्स क्या है, सिक्योरिटी है, तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो मनी और सिक्योरिटी के अलावा जो गुड्स बच जाती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी बच जाती है, वो क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। और उसके अंदर कहा गया कि कोई एक्शनेबल क्लेम जो है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं है तो वो गुड्स नहीं मानी जाएंगी, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड तो वो गुड्स माना जाएगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी में हमने देखा उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इमूवेबल और अदर्स। इमूवेबल पर जीएसटी की बात नहीं होगी। हम देखेंगे शेड्यूल 3 के अंदर इनको नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज की सप्लाई माना गया, तो ऐसे में इन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। और उसके अलावा जो बच जाता है वो क्या माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा, और ऐसे में उस पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो जितनी भी एक्टिविटी है जो गुड्स नहीं है वो क्या मानी जाएंगी, सर्विसेज मानी जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ गुड्स की, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, गुड्स है। पेन है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फैन है, मोबाइल फोन है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी एसेट जो है मूवेबल है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो क्या मानी गई, गुड्स मानी गई। एक्सेप्ट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं माना गया, हालांकि मूवेबल है लेकिन फिर भी जो है इनको गुड्स नहीं माना गया। बट इंक्लूड्स actionable claims, growing crops, grass, thing attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply under a contract of supply। तो जो है अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, फसल है, ग्रास है, घास है, और लैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज है जो सप्लाई करने से पहले जिसको अलग कर लिया जाएगा, वो क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। तो बस गुड्स के केस में आपको ध्यान रखना है मूवेबल होना जरूरी है और मनी और सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, अगर वो रिलेटेड टू बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी है तो वो गुड्स माना जाएगा, अदरवाइज गुड्स नहीं माना जाएगा। सर्विसेज के डेफिनेशन के रिगार्डिंग कहा गया, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो सीधा सा एक वर्ड में यहां पर कहा गया, गुड्स के अलावा जो बच गया वो क्या है, सर्विसेज। तो गुड्स में हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सर्विसेज है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्विस, वो सर्विसेज है, क्योंकि सर्विसेज की डेफिनेशन में कहा गया कि जो भी गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विसेज। और गुड्स की डेफिनेशन में हमने देखा जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, सर्विसेज होगी। लेकिन सर्विसेज होते हुए भी इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, रीजन बीइंग क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया। मतलब ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विसेज की सप्लाई, तो ऐसे में ये इस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके अलावा यहां पर बताया गया सर्विसेज के अंदर कि गुड्स के अलावा जो भी है वो सर्विसेज है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। तो हमने देखा था कि मनी और सिक्योरिटी को गुड्स में कवर किया गया, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से बाहर इसलिए किया गया, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाना था। तो कोई भी चीज जो गुड्स में कवर नहीं होती वो सर्विसेज में चली जाती है। तो सर्विसेज की डेफिनेशन में भी आप देखेंगे गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज को सर्विसेज की डेफिनेशन से भी बाहर किया गया है। तो दैट मींस मनी और सिक्योरिटी के केस में ना तो वो गुड्स मानी जाती है ना वो सर्विसेज मानी जाती है, इसलिए उन पर जीएसटी की बात नहीं होती है। हाँ,
मनी पर सर्विस वो जीएसटी की बात नहीं होगी, लेकिन आप मनी को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी फॉर्म ऑफ मनी में और उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं, तो वो सर्विसेज माना जाएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. But includes activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form of currency to another form of currency or one form of denomination to another form of denomination for which a separate consideration is charged. कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए के बदले उनको डॉलर में कन्वर्ट कराना चाहता हूं, तो कोई बंदा कहता है कि वो डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए वो कुछ अलग से चार्ज करेगा. तो वो जो अलग से चार्ज करेगा वो सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा और उस पर जीएसटी लगेगा. इसी तरह मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और 2000 रुपए के नोट हैं, लेकिन मैं उन 1 लाख रुपए के 2000 रुपए के नोट को 500 रुपए के नोट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं. तो ऐसे में एक व्यक्ति मुझे कहता है वो 2000 रुपए के नोट लेगा 1 लाख रुपए के और बदले में मुझे 500 रुपए के नोट देगा 1 लाख रुपए के, लेकिन इसके लिए वो कुछ अलग से चार्ज करेगा. तो ये जो वो अलग से चार्ज करेगा ये सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. ए फॉरेन एक्सचेंज डीलर व्हाइल एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर आल्सो चार्ज ए कमीशन. तो जनरली हम देखते हैं जब हम करेंसी चेंज कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, तो एक कमीशन चार्ज करता है. द रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर विच ए कमीशन इज चार्ज सेपरेटली वुड बी वेरी मच ए सप्लाई. तो वो जो कमीशन चार्ज किया गया वो जो है सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा और वो सप्लाई माना जाएगा. तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई सप्लाई सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई है तो उसके अंदर हमें देखना होगा कि वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई. अगर वो गुड्स की भी सप्लाई नहीं है और सर्विसेज की भी सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी. हमने देखा था कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 और शेड्यूल 3 हमें बताते हैं कि जो सप्लाई ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विसेज की सप्लाई है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अब अगर मान लीजिए हमें पता लग जाता है कि जो सप्लाई की गई वो गुड्स की सप्लाई की गई या फिर सर्विसेज की सप्लाई की गई, तो ऐसे में हमें जो भी उस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो चार्ज करना होगा बाय द सप्लायर. तो सप्लायर का सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहले उसको यह चेक करना है कि उसके द्वारा जो एक्टिविटी की गई क्या वो सप्लाई है. अगर उसको आंसर मिल जाता है कि वो सप्लाई है, उसके बाद वो क्या चेक करेगा कि क्या वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है. अगर उसको पता चल जाता है कि वो गुड्स की सप्लाई है तो उस गुड्स पर जो टैक्स रेट होगा वो अप्लाई करेगा. अगर उसको पता चल जाता है वो जो सप्लाई है सर्विस की सप्लाई है तो वो जो सर्विस पर जो रेट है वो अप्लाई करेगा. और अगर उसे पता चल जाता है ना तो वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई है तो ऐसे में वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है बिजनेस, क्योंकि हमने देखा कि जनरली जब सप्लाई की जाती है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए की गई है या फिर बिजनेस के दौरान की गई है तो ही वो सप्लाई मानी जाती है. तो ऐसे में बिजनेस वर्ड को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो बिजनेस की भी डेफिनेशन अगेन आप देखेंगे एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप इनमें जो है फॉल करते हैं तो ऐसे में जो आपने सप्लाई की है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है सप्लाई मानी जाएगी. तो एनी ट्रेड, तो अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, कॉमर्स, जनरली ट्रेड और कॉमर्स इंटरचेंजेबल है. हालांकि जो है कॉमर्स को बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है. मैन्युफैक्चर, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप कोई प्रोफेशन रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स. वोकेशन जनरली क्या होता है कि आपने कैजुअली कोई एक्टिविटी की है तो वो भी बिजनेस मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाकर एज ए गाइड, एज ए जो है टूरिस्ट को जो है उस प्लेस को विजिट कराता हूं, उसके इतिहास के बारे में बताता हूं और बदले में उन टूरिस्ट से कुछ चार्ज करता हूं, तो वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा. वोकेशन के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा. एडवेंचर, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं जो इन दी नेचर ऑफ एडवेंचर है, वो भी क्या मानी जाएगी? बिजनेस मानी जाएगी. वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेजर जनरली जो है बैटिंग गैम्बलिंग के लिए जो यूज किया जाता है, तो ऐसी भी कोई एक्टिविटी की जा रही है वो भी क्या मानी जाएगी? बिजनेस मानी जाएगी. वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट, तो यह जरूरी नहीं है किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ये सभी एक्टिविटी की जाए तो ही बिजनेस होगी. विदाउट मॉनेटरी बेनिफिट जो है अगर ये एक्टिविटी की जाती है तो भी ये जो है सब बिजनेस के अंदर कवर की जाएगी.
उसके बाद सेकंड क्लॉज के अंदर बताया गया एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर से कनेक्ट करती हैं, उनके इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, उसकी सहायक एक्टिविटी है, वो भी बिजनेस मानी जाएंगी। Any activity or transaction in the nature of subclause A, whether or not there is volume, frequency, continuity, regularity of such transactions। तो अगर फर्स्ट क्लोज के अंदर आपने जो भी एक्टिविटी की है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो मैन्युफैक्चर है, चाहे वो प्रोफेशन है, यहां पर जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वॉल्यूम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप जो है 10 पेन बेचते हैं तो भी यह बिजनेस माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप 10,000 पेन बेचेंगे तो ही वो बिजनेस माना जाएगा। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है कि आप उसको रेगुलरली, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज मैंने 10 पेन बेचे और उसके बाद मैं 6 महीने बाद 5 पेन बेच पाता हूं, इन बिटवीन मैंने कोई भी पेन नहीं बेचा, तो भी यह बिजनेस माना जाएगा। कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो। अगर रेगुलर नहीं है तो भी वो बिजनेस माना जाएगा। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो अगर मान लीजिए आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, वो जो गुड्स हैं चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, तो ऐसे में वो क्या मानी जाएंगी? बिजनेस माना जाएगा। तो सप्लाई करते हैं या फिर एक्विजिशन ऑफ गुड्स, आप गुड्स एक्वायर करते हैं, कैपिटल गुड्स है, सर्विसेज है, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग वो सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो भी वो बिजनेस माना जाएगा। प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर। तो क्लब के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा जो मेंबर्स को जो फैसिलिटी दी जानी है, उसके लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है, वो भी बिजनेस के अंदर कवर की गई है। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइस, तो किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए अगर एडमिशन फीस रखी गई है तो वो भी बिजनेस के अंदर कवर की गई है। तो मान लीजिए आप एक फोर्ट है, एक किला है, जिसके अंदर आप एंट्री करने के लिए एंट्री फीस लेते हैं, तो वो क्या है? एक बिजनेस है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। तो अगर मान लीजिए कोई सर्विस सप्लाई की जा रही है बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ द ऑफिस which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation, तो अपने ट्रेड के लिए, प्रोफेशन के लिए, वोकेशन के लिए आपने कोई ऑफिस जो है होल्ड किया है और उसके लिए आप कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी जो है बिजनेस माना जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्ले। तो अगर मान लीजिए आप जो है रेस क्लब जो है, जो हॉर्स रेसेस जो है ऑपरेट करता है, और वो कोई टोटलाइजेशन और लाइसेंस टू बुक मेकर, जो बुक मेकर है उनको लाइसेंस देता है, तो ऐसे में वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। तो इवन अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम कर रहा है, वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा उस डिपार्टमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, बिजनेस के अंदर सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर ए कंसिडरेशन, तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है, तो उस पर जीएसटी लेवी होगा। तो अभी तक हमने देखा किसी भी व्यक्ति के द्वारा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, कोई भी सप्लाई की जाती है किसी भी व्यक्ति को गुड्स की या फिर सर्विसेज की, और ऐसे में कंसीडरेशन यहां पर चार्ज किया गया है, और यह जो सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है, तो ऐसे में इस पर सेक्शन 9 के तहत जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको जो है चेक करना है कि गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है, कंसीडरेशन आपको चेक करना है, और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है सप्लाई की गई है, तो इन दैट केस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा।
कंसिडरेशन का मतलब यहां पर यह है कि कुछ अमाउंट जो है उसके बदले में आप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेन सेल करता हूं तो उसके बदले में मान लीजिए 100 रुपीज आपसे चार्ज करता हूं, तो यह 100 रुपीज क्या है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है और इन दी फॉर्म ऑफ काइंड भी हो सकता है, जो हमने देखा था इन केस ऑफ बार्टर, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेन देता हूं, उसके बदले में आप मुझे बुक देते हैं, तो ऐसे में ये भी एक कंसिडरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए मैंने आपको यह पेन गिफ्ट किया और इसके बदले में मैंने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, तो ऐसे में यह सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इस पर टैक्स की बात नहीं होगी। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई सप्लाई है वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी वह सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं और मैंने अपनी पर्सनल कार जो है वो सेल की, तो ऐसे में वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो एक सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो बेसिकली आपको ये सारे एलिमेंट जो है चेक करने हैं सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, अगर उस पर टैक्स लेवी किया जाना है। तो चलिए, तो हमने देखा अगर कोई भी सप्लाई जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हमने देखा अगर कोई भी सप्लाई इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन दिए गए। एक्सेप्शन का मतलब ये कि कुछ केसेस ऐसे केसेस होंगे जहां पर कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी किया जाएगा। हमने कुछ ऐसे स्पेशल केसेस देखे जहां पर बिजनेस और इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है सप्लाई नहीं की गई है, तो भी वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई मानी जाएगी और उस पर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो वो स्पेशल केसेस बताए गए कि इन द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर बताया गया कि अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से और वो आपने इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट की है, या फिर आपने इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट नहीं की है, वो सप्लाई मानी जाएगी, पर वहां पर कंसीडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जो है रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जापान के एक इंटीरियर डेकोरेटर को हायर किया और उससे जो है उसकी जो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है वो इंपोर्ट की, तो उसके लिए मैंने उसको पे किया, तो ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और मैंने इसको इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है इंपोर्ट नहीं किया है, मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए इसको इंपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सप्लाई मानी जाएगी और इस पर आपको अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटी पे करना होगा। यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की गई है, तो इसका मतलब अगर मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता हूं तो हमें यहां पर ये सभी एलिमेंट्स चेक करने होंगे कि क्या वो गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट है, क्या वो वहां पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, क्या वहां पर इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ही वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है टैक्सेबल होगा अंडर जीएसटी लॉ, अदरवाइज जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज भले ही आप पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करें, अगर कंसीडरेशन है तो उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। हालांकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो जीएसटी लॉ के तहत टैक्सेबल नहीं किया गया है। सेक्शन 5 को जब आप रीड करेंगे ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो वहां पर एक प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अगर कोई गुड्स की इंपोर्ट की जाती है तो देयर शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर क्या लगता है, कस्टम एक्ट लगता है और कस्टम एक्ट के अंडर उस पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, उस पर कस्टम एक्ट नहीं लगता है, उस पर जीएसटी लॉ के तहत जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही उस पर जीएसटी की बात होगी, लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो भले ही वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या फिर ना हो, दोनों ही केसेस में उस पर जो है जीएसटी चार्ज होगा अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। उसके अलावा यहां पर बताया गया जो एक्सेप्शन के अंदर कि अगर कोई एक्टिविटी है जो स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 1 के अंदर,
तो शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी बताई गई, अगर वो एक्टिविटी आप विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं तो भी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। तो इसका मतलब कि कुछ सप्लाई ऐसी होंगी जहां पर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो सप्लाई मानी जाएंगी और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उनके अलावा जितनी भी सप्लाई होंगी वहां पर आपको चेक करना होगा, अगर कंसिडरेशन है तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसे में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो शेड्यूल 1 हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे शेड्यूल 1 में जो जो एक्टिविटी बताई गई उन केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जब हमें एक बार पता चल जाता है कि कोई एक्टिविटी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई है और उस पर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी किया जाएगा, तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है, क्योंकि दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो ऐसे में यहां पर सेक्शन 1A, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई बन जाती है तो देयर शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, वहां देखा जाएगा कि वो जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेड्यूल 2 को रेफर करेंगे। तो अभी तक हमने 3 शेड्यूल्स की बात की। शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटी बताई गई जहां पर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद जो हमने देखा शेड्यूल 2, जिसमें जब कोई सप्लाई हमें पता चल जाती है कि वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई है तो फिर हमें देखना होगा कि वो सर्विसेज की सप्लाई है या फिर गुड्स की सप्लाई है। शेड्यूल 3 बताया गया था कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जिनको ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना जाएगा, तो ऐसे में वहां पर जीएसटी की बात ही नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 हमें बताता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल 3 में वो ट्रांजैक्शन है जो ना तो गुड्स की सप्लाई मानी जाती है ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानी जाती है, तो ऐसे में उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। और उसके अलावा बताया गया कि सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो बताया गया कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम करते हैं उनको भी जो है जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगी और उस नोटिफिकेशन के जरिए जो है जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। shall be treated neither as a supply of goods nor supply of services। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बेसिकली वो सप्लाई बताई गई जो गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो उन पर जो है जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था सप्लाई होनी चाहिए या तो गुड्स की या सर्विसेज की, और अगर कोई एक्टिविटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में बताया गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A and 2 द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council specify by notification the transaction that are treated as a supply of goods not as a supply of services, a supply of services not as a supply of goods। इसका मतलब ये है कि सबसेक्शन 1A के अंदर जो ऑलरेडी सप्लाई बताई गई कि गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई, उनके अलावा भविष्य में अगर कोई सप्लाई ऐसी आती है जिस पर कंफ्यूजन है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको जो है नोटिफाई कर सकती है कि वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, सर्विसेज की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, या फिर सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी, गुड्स की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो भविष्य में अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को लेकर कंफ्यूजन होता है तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 की पावर यूज करके गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी कि क्या वो गुड्स की सप्लाई है, क्या वो सर्विसेज की सप्लाई है।
उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 हमने देखा था कि वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन जहां पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई मानी जाएंगी। तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन। तो जनरल रूल क्या था? जनरल रूल ये था कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, स्पेशल केसेस है। इन केसेस में अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी ये सप्लाई मानी जाएंगे और इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और ऐसे केस में आप जो भी एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे जिन पर आईटीसी लिया गया है, तो ऐसे केस में अगर विदाउट कंसीडरेशन भी आप उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उन पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, उनको सप्लाई माना जाएगा। तो मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी और उस पर जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी क्लेम किया था, और अब हम अपना बिजनेस शटडाउन कर रहे हैं, बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हम इस प्लांट एंड मशीनरी को क्या करते हैं, विदाउट कंसीडरेशन किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे में कहा गया जिस एसेट पर आईटीसी लिया गया है उस एसेट के केस में वो सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जो है जीएसटी लगाया जाएगा। सेकंड केस बताया गया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 were made in the course or furtherance of business, provided that gifts not exceeding rupees 50,000 in value of a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर किसी रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं और वहां पर कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरा जो एक बिजनेस है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है और मेरा ही दूसरा बिजनेस दिल्ली में रजिस्टर्ड है। सेम पैन पर, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर मेरा एक जीएसटी नंबर जो है हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है और दूसरा दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी लॉ के अंदर ये दोनों क्या माने गए हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन माने गए हैं। तो ऐसे में कहा गया कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सप्लाई की जा रही है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी, भले ही वहां पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में वो जो गिफ्ट है विदाउट कंसीडरेशन जो है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जब गिफ्ट किया जाता है तो यहां पर रिलेटेड पर्सन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और ऐसे में यहां पर कहा गया कि विदाउट कंसीडरेशन अगर जो है गिफ्ट है तो ऐसे में ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लेवी होगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट 50,000 रुपए तक है पूरे साल भर के अंदर तो ऐसे में सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद बताया गया सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की सप्लाई की जाती है बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को अगर गुड्स की सप्लाई की जाती है, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जहां पर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर इन गुड्स को सेल करने वाला है। तो ऐसे में जनरली क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को कई बार विदाउट कंसीडरेशन जो है गुड्स प्रोवाइड कर देता है और कहता है कि जब आप इन गुड्स की सेल कर देंगे उसके बाद आप मुझे जो है पैसा दे देना। तो ऐसे में क्या कहा गया कि अगर आप एजेंट को विदाउट कंसीडरेशन भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी किया जाएगा, भले ही आप कंसीडरेशन उसके अंदर ना रखें। इसी तरह बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कोई एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई गुड्स रिसीव कर लेता है तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। फोर्थ नंबर पर बताया गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर कहा गया कि अगर मान लीजिए मैंने किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया है,
और वो जो दूसरी कंट्रीज जिससे मैंने इंपोर्ट किया है, वहां पर जिस व्यक्ति से मैंने इंपोर्ट किया है वो रिलेटेड पर्सन है, या फिर मेरी ही दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है, मेरी ही दूसरी एंटिटी है, तो भी ऐसे में वो जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, भले ही उसके अंदर कोई कंसीडरेशन ना हो। यहां पर अगेन ध्यान रखें, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में ही यह केस एप्लीकेबल होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में मैंने बताया आपको कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो यहां पर कहा गया कि ये जो इंपोर्ट है ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जब हमने सेक्शन 7 में देखा था, सेक्शन 7 में हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग कहा गया कि अगर वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी वो सप्लाई है, इंपोर्ट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी वो सप्लाई है। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर था फॉर ए कंसीडरेशन। तो अगर कंसीडरेशन के लिए है तो ये जो है ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। लेकिन अगर कंसीडरेशन नहीं है, और कंसीडरेशन ना होने की वजह क्या है, रिलेटेड पर्सन या अपनी ही अदर एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट किया है, तो यहां पर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है। अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट नहीं की गई है, सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट की गई है और कंसीडरेशन नहीं है, तो ऐसे में जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद यहां पर शेड्यूल 2 में बेसिकली कहा गया कि कौन सी एक्टिविटी जो है सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो यहां पर कहा गया एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर कहा गया कि अगर कोई भी ट्रांसफर किया जाता है, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट मीन्स अगर कोई ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, मैंने आपको यह पेन बेचा, पेन सेल किया, इसका इनवॉइस रेज किया, तो ऐसे में इसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी गई, तो ये क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टाइटल का मतलब यहां पर है ओनरशिप। तो अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर ना करके आपको उसका राइट टू यूज दे देता हूं, तो ऐसे में यह राइट टू यूज क्या माना जाएगा, यह सर्विसेज माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है, वह जनरेटर में आपको जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता हूं, वह जनरेटर में आपको यूज करने के लिए दे देता हूं और उस यूज के लिए मैं आपसे 10,000 रुपए महीना चार्ज करता हूं, तो ऐसे में कहा गया कि यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि ओनरशिप जो है वो सप्लायर के पास है, यहां पर सिर्फ यूज करने का राइट ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद कहा गया एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods। तो यहां पर कहा गया कि अगर आप कोई ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं और एक एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि भविष्य में जब आप मुझे कंसिडरेशन देंगे तब मैं आपको यह वस्तु ट्रांसफर करूंगा, तो यह क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यह पेन आपको दे देता हूं और इसके लिए इनवॉइस रेज करता हूं और आपसे कहता हूं 3 महीने के बाद आप मुझे पेमेंट दे देना, तो यह पेन मैंने आपको आज ही दे दिया, आज ही इसकी जो है इनवॉइस रेज कर दी, ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी, भले ही उसका कंसिडरेशन मुझे भविष्य में निर्धारित समय पर मिलना हो। तो यही कहा गया कि अगर कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, टाइटल है गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट, जिसमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स है, जो ओनरशिप है, वो भविष्य में किसी डेट पर ट्रांसफर की जाएगी अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसीडरेशन। जैसे ही फुल पेमेंट करेंगे तब आपको ओनरशिप दे दी जाएगी, तो ऐसे में यह सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उसके बाद बात आई लैंड एंड बिल्डिंग की। तो अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग लीज पर दी जा रही है, टेनेंसी पर दी जा रही है, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग आप जो भी उसको रेंट पर देते हैं, लीज पर देते हैं, वो लाइसेंस पर देते हैं, वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्शियली इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप कोई बिल्डिंग जो है लीज पर देते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, तो वो अगर आप बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए यूज पर देते हैं, तो वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी।
यहां पर फॉर बिजनेस और कॉमर्स यूज किया गया है, यहां पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया है। उसका रीजन है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो आप देते हैं वो एग्जम्प्ट है, उस पर जो है टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद कहा गया ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, जॉब वर्क कहा जाता है। दैट मीन्स मान लीजिए मैं आपको गोल्ड देता हूं, सोना देता हूं, और आप उस गोल्ड पर कुछ एक्टिविटी अप्लाई करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और आप उससे ज्वेलरी बनाते हैं। तो ऐसे में यह जो प्रोसेस, यह जो ट्रीटमेंट है, यह क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। तो कोई बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर की गई है, उसके रिगार्डिंग बताया गया, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ ए बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय or under the direction of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets is a supply of goods by the person। तो अगर मान लीजिए कोई गुड्स है जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, जो व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा था उसके द्वारा, तो ऐसे में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस आर पुट टू एनी अदर प्राइवेट यूज or are used or made available to any person for use for any purpose other than a purpose of business whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is supply of services। तो अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं और ऐसे में आपके पास कोई एसेट है और आप उसको क्या करते हैं, उस एसेट को यूज कर लेते हैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसको दे देते हैं पर्सनल यूज करने के लिए, तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो वेदर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन ए पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ऐसे में अगर आप पर्सनल यूज के लिए उस गुड्स को यूज करते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देते हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो ऐसे में सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। वेयर एनी पर्सन सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to another person or the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person। यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड था और वो एक टैक्सेबल पर्सन था, और वो क्या करता है, अपने आप को अनरजिस्टर्ड कर लेता है। दैट मींस वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे में क्या होगा, जब उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, उसके पास जो भी गुड्स थी वो क्या कर दी जाती है, अब अनरजिस्टर्ड कैपेसिटी में उसके पास आ जाती है। तो ये क्या माना जाएगा, ये जो ट्रांसफर है ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और ऐसे में जो है where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business। तो ये जो है यहाँ पर ये माना जाएगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ जो है बिजनेस, जो है ये गुड्स की सप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है एज ए गोइंग कंसर्न किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो ऐसे में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये था अभी तक जितना भी हमने किया सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद बताया गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयरऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्शली एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। तो यहां पर कहा गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई सिविल स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी।
हाँ, अगर वो जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें जो आप कंसीडरेशन रिसीव करते हैं वो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, तो वो शेड्यूल 3 में चला जाता है, जो कि ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाता ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना जाता। ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूं, और वो जो बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट की उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे लेना होता है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो म्युनिसिपल कमेटी से भी लिया जाता है। तो अगर मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद कंसीडरेशन रिसीव करता हूं तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, शेड्यूल 3 में कवर होगी, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर मैं किसी के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूं और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कंसीडरेशन रिसीव कर लेता हूं, तो ऐसे में वो जो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, और उस पर सर्विसेज के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट अप्लाई होगी। तो यहां पर बताया गया एक्सप्रेशन कंपिटेंट अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जनरली आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो वहां से हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है अगर हम दिल्ली में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो ऐसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, तो उनसे हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है अगर हम जो है नोएडा अथॉरिटी के तहत कोई प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं हरियाणा की, एचएसआईडीसी की, हुड्डा की, एचयूडीए की, तो ऐसे में ये जो है कंपिटेंट अथॉरिटी है जिनसे हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। इन केस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो आप किनसे ले सकते हैं, किसी आर्किटेक्ट से ले सकते हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट 1972, या फिर एक चार्टर्ड इंजीनियर से आप ले सकते हैं जो रजिस्टर्ड है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, या फिर ए लाइसेंस सर्वेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकल बॉडी ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी। तो ऐसे में आप इनसे जो है ले सकते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद कंसीडरेशन लिया गया है तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेड्यूल 3 में फॉलो होगी, जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले कंसीडरेशन रिसीव कर लिया है तो इन दैट केस ये क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। उसके बाद कोई भी टेम्परेरी ट्रांसफर है परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर आप किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट मींस किसी ट्रेडमार्क को जो है यूज करने के लिए आप कुछ चार्ज करते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चार्ज करते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। डिजाइन करने के लिए चार्ज करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए चार्ज करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कस्टमाइजेशन, आपके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है उसके लिए कुछ चार्ज किया जाता है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, तो किसी भी चीज के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो है आप ये सब करते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेंस एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो अगर मान लीजिए आप किसी एक्ट को, किसी काम को ना करने के लिए भी कुछ चार्ज करते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर आप किसी एक्ट को टॉलरेट करने के लिए, सहन करने के लिए कुछ चार्ज करते हैं तो उसके लिए भी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। या फिर आप किसी एक्ट को, किसी काम को करने के लिए कुछ चार्ज करते हैं वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो ध्यान रखें, कोई भी एक्टिविटी ना करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए और कोई भी एक्टिविटी सहन करने के लिए अगर आप कुछ चार्ज करते हैं तो आप वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, transfer of the right to use any goods for any purpose whether or not for a specified period, for cash, deferred payment or any other valuable consideration। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी गुड्स को यूज करने का जो राइट देते हैं वो ट्रांसफर करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। लेकिन अगर आप ओनरशिप ही ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स की तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। तो ये बेसिकली शेड्यूल 2 के अंदर क्या बताया गया, ये सभी क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उसके बाद बात की गई कॉम्पोजिट सप्लाई की। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि जहां पर
एक से ज्यादा सप्लाई इन्वॉल्व है, द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। हम देखेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जाती है, बंडल्ड सप्लाई की जाती है, तो ऐसे में कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई के प्रोविजन आते हैं। तो अगर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, और वो कौन सी सप्लाई है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई है, जो कि डिफाइन है इन क्लॉज 119 ऑफ सेक्शन 2, तो ऐसे में क्या मानी जाएगी, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूं और उसके लिए मटेरियल प्लस लेबर की मैं सप्लाई करता हूं, तो वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, और ऐसे में वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। मटेरियल को सप्लाई ऑफ गुड्स और लेबर को सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। एक कंबाइंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन अदर मैनर व्हाटसोएवर गुड्स being food or any other article for human consumption or any drink where such supply or services for cash, deferred payment or other valuable consideration। तो यहां पर कहा गया है कि बेसिकली अगर आप कोई सर्विस देते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, फूड आप प्रिपेयर करके देते हैं, फूड्स की सर्विस देते हैं, या फिर कोई अदर आर्टिकल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। तो अगर अल्कोहलिक लिकर के अलावा और कोई आर्टिकल है और कोई गुड्स है जो आप जो है कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एग्जांपल के लिए जो कैटरिंग की सर्विस है, जनरली हम देखते हैं, मान लीजिए किसी मैरिज के अंदर, किसी फंक्शन प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, कैटरर को हायर करते हैं और उसको एक लमसम पेमेंट करते हैं। वो क्या करता है, कैटरर कुछ गुड्स लेकर आता है और उनसे फूड प्रिपेयर करता है, उसके अंदर वो मटेरियल यूज करता है और प्लस लेबर वर्क यूज करता है। तो ऐसे में वो भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, और उस पर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और अकॉर्डिंगली जीएसटी रेट अप्लाई किया जाएगा। 7 नंबर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो अगर कोई गुड्स की सप्लाई की जाती है किसी बॉडी ऑफ पर्सन के द्वारा अपने मेंबर्स को, वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। तो ये बेसिकली शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया कि कौन कौन सी सप्लाई गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, कौन कौन सी सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई सप्लाई, कोई एक्टिविटी शेड्यूल 2 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, तो बाय नेचर या तो गुड्स की सप्लाई होगी, या फिर बाय नेचर वो सर्विसेज की सप्लाई होगी, या फिर भविष्य में गवर्नमेंट अगर कोई कंफ्यूजन है उसको लेकर, तो उसको नोटिफाई करेगी कि वो गवर्नमेंट, वो जो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है। नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बेसिकली बताया गया कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जिनको ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा, ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना जाएगा, और ऐसे में उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो सर्विसेज अगर दी जाती है किसी एम्प्लॉय के द्वारा किसी एम्प्लॉयर को, तो ऐसे में उससे जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो जनरली जो एम्प्लॉय जो सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, तो आप देखेंगे उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी भी कानून के तहत जो कोर्ट्स बनाई गई हैं, जो ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं, वो जो सर्विसेज देती हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं रखी गई है। उसके बाद बताया गया द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, members of other local authorities. The duties performed by any other person who holds any post in pursuance of the provision of the Constitution in that capacity, or the duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government, state government, local authority, and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. इसका मतलब ये है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बदले में उनको जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। ना तो वो गुड्स की सप्लाई मानी गई, ना वो सर्विसेज की सप्लाई मानी गई। इसी तरह जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, पंचायत के जो मेंबर्स हैं, म्युनिसिपैलिटीज के जो मेंबर्स हैं, लोकल अथॉरिटीज के जो मेंबर्स हैं, वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनको बदले में जो अमाउंट रिसीव होती है, वो ना तो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, ना वो सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी, उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। इसी तरह
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो बॉडी स्टैब्लिश की गई है उसके अंदर जो भी चेयरपर्सन है, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, भले ही वो एम्प्लॉई ना हो, वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके बदले में वो जो उनको जो कंसिडरेशन मिलता है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके अलावा सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। तो अगर जो भी व्यक्ति जो जैसे एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद या तो उसको दफन किया जाता है या उसको जलाया जाता है, तो ऐसे में ये जो भी मोर्चरी के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। और इवन उसके ट्रांसपोर्टेशन को, किसी मरे हुए व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। तो अभी हमने शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 क्लोज बी को डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसपे आप जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव लेने से पहले कंसिडरेशन रिसीव कर लेते हैं, तो वहां पर जीएसटी अप्लाई होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के तौर पर। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप उसको बेचते हैं तो वो क्या मानी जाएगी? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो यहां पर कवर की गई है। इसी तरह सेल ऑफ लैंड अगर है तो सेल ऑफ लैंड पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके अलावा यहां पर बताया गया एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटरी एंड गैम्बलिंग। तो जब हमने गुड्स की डेफिनेशन पर देखा था तो गुड्स की डेफिनेशन में हमने कवर किया था कि कोई भी गुड्स के अंदर अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है, अगर वो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। उसके अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सप्लाइंग सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। तो मान लीजिए ये जो है इंडिया है और मान लीजिए यहां पर चाइना है, तो यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर मिस्टर वाई है। अगर मिस्टर वाई के द्वारा कोई गुड्स की सप्लाई की जा रही है मिस्टर एक्स को, और वो जो गुड्स की सप्लाई है वो जो की जा रही है उसमें गुड्स इंडिया के अंदर एंटर होती है, तो इस पर जीएसटी की बात होगी। लेकिन अगर गुड्स की ट्रांसफर की जा रही है, सप्लाई की जा रही है आउट ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मिस्टर वाई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ऐसे में गुड्स की जो सप्लाई की जा रही है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, इस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन से पहले जो है अगर कोई भी सप्लाई की जा रही है वेयर हाउस गुड्स की, तो वो जो है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। Supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स डिस्पैच की गई है और उसको होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले ही जो है सप्लाई कर दिया जाता है, तो वो गुड्स की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ना ही वो सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी। ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ये बेसिकली था आपका शेड्यूल 3, और अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल 3 में फॉल करती है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो सेक्शन 7 को अगर मैं समराइज करूं तो सेक्शन 7 में बेसिकली आपको क्या करना है? सेक्शन 7 में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है, क्या वो सेल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लाइसेंस है, लीज है, डिस्पोजल है। अगर वो इसमें कवर होता है उसके बाद हमें चेक करना होता है क्या वो किसी कंसीडरेशन के लिए की गई है और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है। अगर ये सभी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है तो वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई है, उस पर जीएसटी की बात सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसीडरेशन नहीं है, या फिर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं की गई है, या फिर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल किसी में भी कवर नहीं होती है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हमने देखे। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने देखा कि भले ही आप चाहे पर्सनल पर्पस के लिए करो, भले ही आप बिजनेस पर्पस के लिए करो, वो जो है सप्लाई मानी जाएगी, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। उसी तरह हमने देखा शेड्यूल 1 के अंदर कुछ एक्टिविटी बताई गई जहां पर कंसीडरेशन नहीं था, फिर भी सप्लाई माना गया और उस पर जो है जीएसटी लगाया गया।
फिर एक बार जब हमें पता चल जाता है कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है तो हमें 1A के अकॉर्डिंग यह चेक करना होता है क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 के अंदर कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज को बताया गया कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर कहा गया कि कुछ एक्टिविटी को हम ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे और उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। शेड्यूल 3 को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर देखा हमने कि अगर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल जो सर्विस देती है वो जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई। तो शेड्यूल 3 के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो जो है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, उन पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो आई होप आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 9 अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 8 की कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकली इसके अंदर जो है जीएसटी के अंदर इसको कैसे डील किया जाता है।